1879 में 16 साल का एक फार्मर का लड़का फार्मिंग और अपना घर छोड़कर निकल जाता है नजदीकी एक शहर डेट्रॉइट में। और उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल थे, एक तो ट्रेन से और दूसरा हॉर्स कैरेज से। और हाँ, तीसरी ऐसी स्टीम इंजन वाली गाड़ियाँ भी थी, पर वो बहुत महंगी थी, जो रिच पीपल के लिए एक रेसिंग मशीन थी। और यहीं पे इस लड़के को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं। और वो अपनी फैक्ट्री में और अपने वर्कर्स के साथ ऐसी ऐसी इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं कि वो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला देते हैं। और अगले 35 सालों में वो इतनी गाड़ियां बेचते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां थी उसमें से आधी के ऊपर उनका ही नाम लिखा था, फोर्ड। और ये हेनरी फोर्ड अमेरिकन हिस्ट्री में वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन बन जाते हैं। चलिए बताता हूं हेनरी फोर्ड की कहानी। जुलाई 1863 के दिन डियरबोर्न मिशिगन सिटी में हेनरी फोर्ड का जन्म हुआ था और वो अपने 3 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। उनके फादर विलियम फोर्ड का बहुत बड़ा फार्म था और उनकी ये इच्छा भी थी कि उनके बाद हेनरी अपने ये परिवार को और ये फार्म को संभाले। पर हेनरी फोर्ड को ये फार्मिंग बिल्कुल पसंद ही नहीं था, क्योंकि फार्मिंग उस टाइम पे बहुत स्लो प्रोसेस थी और वो बहुत मेहनत वाला और कठिन काम था। और हेनरी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि आई नेवर हैड एनी पर्टिकुलर लव अबाउट फार्म, इट वॉज द मदर ऑन द फार्म आई लव्ड। मतलब कि वो बस अपनी मदर के लिए फार्मिंग करते थे। हेनरी को स्कूल की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो बस 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं, पर उनको मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो मैकेनिक्स के रिलेटेड अपने खुद से ही पढ़ाई करते रहते थे। और मैकेनिक्स को हेनरी इतनी अच्छी तरह से समझते थे कि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक पॉकेट वॉच को खोला और उसके पार्ट्स को देखकर ही उसकी मैकेनिज्म समझ गए। और वो वॉच के पार्ट्स को खोलकर उन्होंने वापस असेंबल भी कर दिया। और ये वॉच को खोल के रिपेयर करना वो उनकी एक हॉबी बन गई और इसलिए वो लोगों की खराब हो चुकी वॉच को भी रिपेयर करने लगे। 13 साल की उम्र में हेनरी ने पहली बार एक स्टीम इंजन देखा था जब वो अपनी स्कूल ट्रिप में डेट्रॉइट जा रहे थे। और तब से मैकेनिक्स को जानना और समझना हेनरी का एक ऑब्सेशन बन गया था। और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही हेनरी ने अपना खुद का एक स्टीम इंजन का वर्किंग मॉडल बना दिया। और अब हेनरी की लाइफ में एक मोड़ आता है। उनकी मदर मैरी फोर्ड का देहांत हो जाता है और उनके बाद हेनरी का फार्म में काम करने से मन उठ जाता है। और 16 साल की उम्र में हेनरी अपने फादर के ना चाहते हुए भी अपने घर से निकल जाते हैं लाइफ में कुछ नई डायरेक्शन ढूंढने के लिए। देखिए, ये स्टीम इंजन एक बहुत रेवोल्यूशनरी इनोवेशन था, क्योंकि जितनी भी मशीनें पहले मैन्युअली हाथों से चलानी पड़ती थी वो सारी अब स्टीम इंजन पावर्ड हो गई थी। और इसीलिए डेट्रॉइट सिटी में इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसमें काम करने के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट थी। और हेनरी भी डेट्रॉइट में आकर इंजीनियरिंग सीखने लगे और इसीलिए हेनरी एक स्ट्रीट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिशिगन कार कंपनी में जॉब ले लेते हैं, पर उनको वहां से सिर्फ 6 दिनों में ही निकाल दिया जाता है। और थोड़े दिन बेरोजगार रहने के बाद हेनरी को एक दूसरी जॉब मिल जाती है जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स मशीन वर्कशॉप में $2.6 पर वीक के हिसाब से, जहां पर वो अप्रेंटिस की जॉब करते हैं। पर उतने पैसे काफी नहीं थे डेट्रॉइट सिटी में अपना गुजारा करने के लिए और इसलिए हेनरी एक नाइट जॉब भी शुरू करते हैं एक ज्वेलरी शॉप में। और वहां पर जो उनकी चाइल्डहुड हॉबी थी वॉच रिपेयर करना, वो काम करते हैं $3 पर वीक के हिसाब से। और ये दोनों जॉब के साथ साथ जब भी टाइम मिले हेनरी तब अपनी मैकेनिक्स की पढ़ाई करते थे और एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। और 3 साल ऐसा ही काम करने के बाद 19 साल की उम्र में हेनरी वापस अपने घर जाते हैं मिशिगन। और तब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि हेनरी के फादर अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए एक स्टीम इंजन खरीदते हैं और पहली बार हेनरी को एक स्टीम इंजन पर काम करने का मौका मिलता है। हेनरी वापस आकर अपने फार्म में ये स्टीम इंजन के बारे में सीखने लगते हैं कि इसको कैसे चलाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है और उसको रिपेयर कैसे करना है। और सीखते सीखते वो स्टीम इंजन के बारे में उतने माहिर हो गए कि वो दूसरे के भी स्टीम इंजन ऑपरेट करने के लिए जाने लगे और जिसके लिए उनको सिर्फ एक दिन के ही $3 मिलने लगे। हेनरी का ये टैलेंट न्यूयॉर्क की एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को पता चलता है और वो अपनी मिशिगन की इंजीनियर की पोस्ट पर उनको हायर कर लेते हैं। और वो कंपनी का नाम था वेस्टिंगहाउस इंजन कंपनी ऑफ स्कैनेक्टेडी, जहां पर उनको कंपनी के बेचे हुए ट्रैक्टर्स को सर्विस करना था और उनको रिपेयर करना था। और यहीं पे काम करते करते हेनरी को एक दिन एक मैगजीन में गैस इंजन के बारे में पता चलता है
और यह गैस इंजन हेनरी की लाइफ में एक जैकपॉट साबित होता है। देखिए, ये गैस इंजन यूरोप में तो बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, पर अमेरिका में बहुत कम लोग इसे जानते थे। पर फिर भी हेनरी डेट्रॉइट में एक इंसान को ढूंढ निकालते हैं जिनके पास ये गैस इंजन था। पर वो गैस इंजन को देखकर हेनरी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी डिजाइन कॉम्पैक्ट थी पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। उसके अंदर फ्यूल का कंबशन भी इंजन के अंदर हो जाता था और गैस इंजन को तुरंत स्टार्ट भी कर सकते थे। हालांकि जो स्टीम इंजन आते थे उसको स्टार्ट करने में 30 मिनट्स का टाइम लगता था। और ऊपर से ये गैस इंजन में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग का यूज होता था और हेनरी के लिए ये एकदम नई चीज थी। और तब से हेनरी के मन में एक इच्छा जागती है कि ये गैस इंजन काम कैसे करता है। और इसीलिए हेनरी अपनी ये डे जॉब के साथ साथ एक नाइट इंजीनियर की भी जॉब शुरू कर देते हैं एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में, जो थी थॉमस अल्वा एडिसन की। वही एडिसन जिन्होंने फिलामेंट बल्ब को इन्वेंट किया था। और वहाँ पर सैलरी उनको मिलती है $40 पर वीक के हिसाब से। और काम उनका होता है कि जब भी कोई स्टीम इंजन खराब होता है तो उसको रिपेयर करना और बाकी टाइम में फ्री बैठना है। और यही फ्री टाइम हेनरी इलेक्ट्रिसिटी सीखने में लगा देते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। देखिए, ये गैस इंजन के बारे में जानना वो हेनरी का एक ऑब्सेशन बन गया था और ये एडिसन कंपनी में काम करते करते वो गैस इंजन के बारे में सब कुछ सीख लेते हैं, जैसे कि वो गैस इंजन का मैकेनिक्स, वो इंजन के थर्मोडायनेमिक्स और उसके इलेक्ट्रिक्स। और वो गैस इंजन में बहुत माहिर हो गए और इसलिए उनको एडिसन कंपनी में चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है $500 पर मंथ की सैलरी से। और साथ साथ में हेनरी ने अपना खुद का एक स्टीम इंजन बना लिया। 4 जून 1896 के दिन दोपहर में 1:30 बजे हेनरी ने अपना खुद का एक स्टीम इंजन वाला व्हीकल बना के खड़ा कर दिया, जिसका नाम रखा था क्वाड्रीसाइकिल। और यहाँ से हेनरी की ऑटोमोबाइल जर्नी शुरू होती है। ये क्वाड्रीसाइकिल एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, पर उसमें कुछ इश्यूज भी थे, जैसे कि उसमें सिर्फ 2 ही गियर्स थे और उसमें से कोई भी रिवर्स गियर नहीं था। और वो क्वाड्रीसाइकिल मैक्सिमम 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकती थी। और मेन बात कि उसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था, तो थोड़ी देर चलने के बाद उसका इंजन बहुत गर्म हो जाता था। और इसीलिए हेनरी नया मॉडल बनाने का सोचते हैं और ये क्वाड्रीसाइकिल को 1-1.5 साल चलाने के बाद उस पर थोड़े एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको $200 में बेच देते हैं। हेनरी ने एक मॉडल बनाया, फिर दूसरा बनाया और फिर तीसरा, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। और फिर 1899 में वो एक इन्वेस्टर के साथ मिलकर $1,50,000 के कैपिटल से एक कंपनी शुरू करते हैं, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी। पर ये डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी हेनरी की बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई, क्योंकि हेनरी के ऊपर प्रेशर आता है पैसेंजर कार्स बनाने के लिए, जबकि हेनरी को अपनी ये एग्जिस्टिंग डिजाइन को ही और बेटर बनाना था और उनको इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बनाने थे। और दूसरा कि ये व्हीकल के पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चर होते थे और वहां से वो लोग अपनी कंपनी में असेंबल करते थे और वो पार्ट्स को डिलीवर होने में बहुत डिले हो जाता था, जिसके लिए उनका काम भी रुक जाता था। और इसलिए वो 1 साल में सिर्फ 10 व्हीकल ही बना पाए। और इसलिए इन्वेस्टर्स को हेनरी की काबिलियत पर डाउट होने लगता है और वो एक नया चीफ इंजीनियर हायर करते हैं पैसेंजर कार्स बनाने के लिए, जिसका नाम था हेनरी मार्टिन लीलैंड। और हेनरी फोर्ड को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। और हेनरी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि आई रिजाइन डिटरमाइंड टू नेवर अगेन पुट माई सेल्फ अंडर ऑर्डर्स। मतलब कि हेनरी फोर्ड को दूसरे के प्रेशर में आकर काम करना पसंद नहीं है और इसलिए वो रिजाइन कर देते हैं। और ये हेनरी लीलैंड आगे जाके इन्वेस्टर्स के हिसाब से पैसेंजर कार्स बनाते हैं और वो कंपनी को आज हम कैडिलैक मोटर्स के नाम से जानते हैं। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि ये जो थॉमस एडिसन की कंपनी थी, एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी, वो उस टाइम पे डेट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी थी, जो 1000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। और ये एडिसन को हेनरी की ये क्वाड्रीसाइकिल बहुत पसंद आई थी और उसकी वजह से एडिसन आगे जाके हेनरी की कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं और आगे जाके वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हेनरी और एडिसन दोनों उतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि वो एक साथ ट्रैवल भी करते हैं, एक साथ घूमने भी जाते हैं और एक साथ काम भी करते हैं। वो दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारी चीज़ें भी बनाई, जैसे कि एयरक्राफ्ट, इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स। हेनरी के ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं था और वो अपने व्हीकल की क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते गए। और हेनरी ने अपने व्हीकल में इतनी हाई परफॉर्मेंस अचीव कर ली कि 1902 में हेनरी ने एक रेसिंग कार लॉन्च करी, फोर्ड 999, जो थी 80 हॉर्स पावर की। और उसके 2 साल बाद 1904 में हेनरी ने बनाई एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेसिंग कार, जिसकी टॉप स्पीड थी 147 किलोमीटर पर आवर।
मतलब कि हेनरी ने अब मार्केट में अपनी एक बेस्ट कार डिजाइनर वाली इमेज बना ली थी, क्योंकि उनको अब इन्वेस्टर चाहिए थे अपनी नई कंपनी शुरू करने के लिए। और इस बार हेनरी पैसेंजर व्हीकल्स जो बहुत महंगे बिकते थे उसको अफोर्डेबल बनाने का सोचते हैं और 11 इन्वेस्टर्स के साथ हेनरी शुरू करते हैं फोर्ड मोटर कंपनी। और इस बार हेनरी ने पहले से ही अपने इन्वेस्टर्स के साथ ये बात क्लियर कर दी थी कि अब मैं आम जनता के लिए ही व्हीकल बनाऊंगा, जो व्हीकल्स बेस्ट मटेरियल से बने होंगे और बेस्ट इंजीनियर्स ने बनाए होंगे, जिसकी डिजाइन सिंपल होगी पर उसका इंजीनियरिंग मॉडर्न होगा, और इतने सस्ते व्हीकल बनाऊंगा कि कम से कम सैलरी वाले लोग भी खरीद पाए। हेनरी ने करीब 20 जितने डिजाइन इटरेशंस बनाए और एक मॉडल लॉन्च किया जिसको नाम दिया मॉडल ए। और अगले 5 साल तक ये मॉडल ए को इम्प्रूव करते गए और मॉडल ए, बी, सी वैसे मॉडल एन तक पहुंच गए। और अभी तक उन्होंने $28,000 खर्च कर दिए थे। ये 5 साल में हेनरी ने सिर्फ व्हीकल की डिजाइन चेंज नहीं करी थी, पर वो व्हीकल के बनाने के तरीके और उसके प्रोसेस को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इस बार हेनरी ने व्हीकल के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स एक ही मैन्युफैक्चरर के पास बनवाए ताकि उनको टाइम टू टाइम डिलीवरी मिलती रहे और उनका प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसका नाम था डॉज ब्रदर्स कंपनी, जो आगे जाके अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हैं, जिसे आज हम डॉज मोटर कंपनी से जानते हैं। एक दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 1903 में फोर्ड ने जो मॉडल ए लॉन्च किया था, जो बहुत अच्छा नहीं चला था, वो 1928 में वापस से लॉन्च करते हैं। और वो पहली ऐसी कार थी फोर्ड की जिसके ऊपर फोर्ड का ये ओवल शेप का ब्लू लोगो लगाया गया था। और वो कार में दूसरा भी एक फीचर ऐड किया गया था, सेफ्टी ग्लास विंडशील्ड, मतलब कि दूसरी पहली वाली कार्स में विंडशील्ड नहीं आती थी। और अगले 4 साल में, मतलब कि 1928 से लेकर 31 तक फोर्ड लगभग 5 लाख जितनी मॉडल ए कार्स सेल करते हैं। फोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब हेनरी शिकागो में एक स्लॉटर हाउस विजिट करते हैं। उन्होंने देखा कि एक कन्वेयर मूव हो रहा है और उसके ऊपर एनिमल्स लटकाए हुए हैं, पर वर्कर्स अपनी जगह पे ही खड़े खड़े अपना काम कर रहे हैं। और यही चीज को हेनरी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने का सोचा। और 1904 में हेनरी अपनी एक दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं जिसमें ये असेंबली लाइन को सेटअप करते हैं। और 1905 में ये फैक्ट्री बनने के बाद हेनरी 300 लोगों को हायर करते हैं वो असेंबली लाइन पर काम करने के लिए, और वो दिन की 25 कार्स बनाने लगे। और ये असेंबली लाइन पर बनी हुई फोर्ड की मॉडल एन सेल होने लगी। पर फिर भी ये असेंबली लाइन पर पार्शियली ही कार असेंबल होती थी, पर पूरी की पूरी कार यही असेंबली लाइन पर असेंबल हो जाए वैसी वो इम्प्रूवमेंट करते गए। और 1905 में फोर्ड ने 1600 गाड़ियां बनाई, जबकि 1906 में एक साल बाद उन्होंने 8400 गाड़ियां बनाई। और तो और अब उन्होंने इंजिन्स और ट्रांसमिशंस भी अपनी फैक्ट्री में ही बनाना शुरू कर दिए ताकि वो कंसिस्टेंटली एक बेटर क्वालिटी दे पाए। तीसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि फोर्ड ने अपनी इंजीनियरिंग का यूज करके सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बेची, उन्होंने जरूरत के टाइम पे लोगों की हेल्प भी करी है। फोर्ड ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी मिलिट्री के लिए टैंक्स बनाई, उनके लिए बड़े बड़े ट्रक्स बनाए और बॉम्बर प्लेन्स बनाए। और रूरल एरियाज में बच्चों की प्री मैच्योर बर्थ के कारण डेथ हो जाती थी, मतलब कि इन्फांट मोर्टालिटी रेट बहुत बढ़ गया था क्योंकि उनके लिए इंक्यूबेटर्स नहीं थे। और फिर हेनरी ने कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलके पोर्टेबल इंक्यूबेटर मशीन्स बनाए जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। और जब 1940s में यूएस में पोलियो बहुत बढ़ गया था, तब फोर्ड ने एक आयरन लंग मशीन बनाई थी जो पेशेंट के ब्रीदिंग को मेंटेन करती थी और जिससे बहुत सारे लोगों की जान बची थी। फोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग में एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज आता है जब वो वेनेडियम स्टील से गाड़ियां बनाना शुरू करते हैं। ये वेनेडियम स्टील 3 गुना स्ट्रॉन्ग था पहले वाले से और वो वजन में हल्का भी था। और वर्ल्ड की 92% वेनेडियम स्टील की सप्लाई होती थी पेरू से। जेम्स फ्लैनरी, जो पेरू में ये वेनेडियम स्टील्स की माइन ओन करते थे, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को भी ये वेनेडियम स्टील दिया था पनामा कैनल बनाने के लिए। और ये जेम्स फ्लैनरी हेनरी के दोस्त थे। और ये वेनेडियम स्टील को अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए हेनरी ने 1907 में अपनी फैक्ट्री में ही एक हीट ट्रीटमेंट का प्लांट बना दिया और वेनेडियम स्टील का यूज करके बनाई फोर्ड की मॉडल टी। और ये मॉडल टी उस टाइम की सबसे चीपेस्ट कार थी, $850 की। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार थी फोर्ड की। और ये मॉडल टी दूसरी कार से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो किसी भी तरह के रास्ते से चली जाती थी। और इवन यही मॉडल टी के बेस के ऊपर एम्बुलेंस भी बनाई गई थी और लोडिंग व्हीकल्स भी बनाए गए थे। और ये मॉडल टी के लॉन्च होते ही सिर्फ एक वीक में उनके पास 25,000 कार्स का ऑर्डर आ गया था और उसमें से फोर्ड सिर्फ 70,771 कार ही डिलीवर कर पाए। और अपनी ये डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हेनरी ने 1910 में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई जो एक गांव जितनी बड़ी थी।
और इस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही असेंबली लाइन के ऊपर पूरी की पूरी कार असेंबल हो जाती थी। जो कार को बनाने के लिए पहले 12.5 आवर्स लगते थे, उसी कार को बनाने के लिए 1913 में सिर्फ 1.5 आवर्स लगने लगे। और इसी से कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लगभग आधी हो गई। जिस मॉडल टी को वो पहले $850 में बेचते थे, उसे वो $400 में बेचने लगे। चौथा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि फोर्ड ने 1917 में इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई थी जिसे हम फैक्ट्रीज का शहर भी कह सकते हैं, उतनी बड़ी। क्योंकि एक कार को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब की एक इंडिविजुअल फैक्ट्रीज बना दी गई थी। जैसे कि टायर की एक फैक्ट्री, स्टील की एक फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, और ये सारी फैक्ट्रीज को पावर देने के लिए एक पावर प्लांट भी बनाया गया था। और जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन, कोल, लंबर्स, रबर, वो सारे ट्रेन से आते थे। तो उसके लिए भी ट्रेन ट्रैक्स और प्लेटफॉर्म्स की पूरी सिस्टम बिल्ड कर दी थी। और इतनी जायंट फैक्ट्री में एक साथ 1 लाख लोग काम करते थे। ये फोर्ड की मॉडल टी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी कि उन्होंने 25,000, 1 लाख वैसे करते करते 1918 में 5 लाख कार सेल कर दी। और 1927 आते आते 15 मिलियन मतलब कि 1.5 करोड़ मॉडल टी सेल हो चुकी थी। और इस टाइम पे दुनिया में जितनी भी कार्स थी उसमें से आधी फोर्ड की कार्स थी। पर अब एक प्रॉब्लम आता है। फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर एक ही तरह की मूवमेंट और एक ही तरह का काम करते रहना वो वर्कर्स के लिए बोरिंग और टायरिंग काम हो गया। और जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो भी 1 या 2 तरह के ही काम करते थे, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं होता था और वर्कर्स कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करने के लिए जाने लगे। और इसी चीज़ से डील करने के लिए हेनरी ने एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ करी। जो वर्कर्स का पे था पर डे का $2.5, उन्होंने वो डबल कर दिया, $5 पर डे कर दिया। पर हेनरी की ये डिसीजन पे उनके इन्वेस्टर्स खुश नहीं थे और उनके कॉम्पिटिटर्स भी उनके ऊपर हंसते थे कि अब फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। पर हुआ उससे एकदम अपोजिट। दुनिया भर से जितने भी स्किल्ड वर्कर्स थे वो सारे डेट्रॉइट आने लगे फोर्ड में काम करने के लिए, क्योंकि पे डबल मिल रहा था। और हेनरी ने वर्कर्स के ये पे को ही डबल नहीं किया, उन्होंने वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को भी कम कर दिया ताकि वो एक से ज़्यादा शिफ्ट लगा पाए। और हेनरी ने 24 आवर्स ऑपरेटिंग फैक्ट्री बना दी। और इस तरह से हेनरी फोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अक्रॉस द वर्ल्ड चेंज कर दिया। एक आखिरी एक्स्ट्रा फैक्ट है कि फोर्ड ने नासा के मैन ऑन द मून वो वाले मिशन में भी काम किया हुआ है। फोर्ड ने कंपनी बनाई थी फिल्को, जो कंप्यूटर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती थी, और ये 1964 की बात है। फोर्ड के ये इंजीनियर्स इतने स्किलफुल थे कि नासा ने अपने अपोलो और जेमिनी मिशन में यूज होने वाले सारे ट्रांजिस्टर्स, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और दूसरे कई सारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्ड के पास ही बनवाए। और 1976 में फोर्ड ने अपनी ये कंपनी का नाम रखा फोर्ड एरोस्पेस। और ये फोर्ड एरोस्पेस ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7 सैटेलाइट्स बनाई, जिसका नाम था इंटेलसैट वी। और आज भी वो सैटेलाइट्स यूज होती है टेलीफोन कॉल्स के लिए। मतलब कि देखा जाए तो हेनरी फोर्ड ने पूरे तन मन धन से अपनी कंपनी बनाई। टन मतलब कि कंटिन्यूस फिजिकल चेंजेस। अपनी गाड़ियों में भी वो कंटिन्यूस चेंज लाते गए और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी वो कंटिन्यूस चेंज लाते गए। मन मतलब कि हेनरी फोर्ड 2 बार फेल होते हुए भी वो रुके नहीं, उन्होंने वापस शुरुआत कर दी। मेंटली वो बहुत स्ट्रांग रहे। और धन मतलब कि अपने वर्कर्स को दूसरे से भी डबल वेजेस दिए ताकि वो अच्छी तरह से काम करे, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करते करते आधी कर दी ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए और उनका मार्केट शेयर बढ़ जाए। फोर्ड के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं जिससे आपको कुछ सीखने मिले तन मन धन से।